आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अब बिजार खबर में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करनी है। सीरिया के एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं दानी हिस्वानी। उन्होंने एक मॉडल की 9 फीट 6 इंच की हेयर स्टाइल बना करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये इतनी ऊंची है, मतलब मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। 16 सितंबर को ये उन्होंने किया था कारनामा, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे अभी इसका वीडियो जल्दी में शेयर किया है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा हेयर स्टाइल है। मैंने वो आप लोगों को फोटो भेजी थी वही देख ही रहे हैं हम। ये मैं गोला गोला टांगे हुए हैं। क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है कि सर के ऊपर एक क्रिसमस ट्री बैठा दिया हो, और उसके लिए उन्होंने विग्स वगैरह का, मतलब नकली बालों का इस्तेमाल किया है। नहीं, हमको तो क्रिसमस ट्री नहीं लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि अगर गणेश उत्सव की दही हांडी बिल्लियां तोड़ने का तय करती तो उसके लिए जो तो पिरामिड कैसा बनता, वैसा वही पिरामिड लग रहा है। गिनीज रिकॉर्ड जो है ना, एक बीमारी है। बहुत बुरी लगा रहे हैं क्या। हम कोई अच्छा गिनीज रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। नाखून किसके बड़े हैं, नहीं काटोगे तो बड़े हो ही जाएंगे ना। किसके बाल बड़े हैं, इस तरह के गिनीज रिकॉर्ड होते हैं। गिनीज रिकॉर्ड होते हैं कि कितने लोगों ने एक साथ एक गाना गाया। फिर उतने ही लोग अगर राष्ट्रगान गा लेते हैं तो राष्ट्रगान गाने का रिकॉर्ड बन जाता है। हाँ, नहीं अगर आज हम सोहर गा लें 10,000 लोग तो उसका अलग से रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, कि 10,000 लोगों ने इसके पहले सोहर कभी एक साथ नहीं गाया। मतलब आपको एक्चुअली कुछ, मतलब इसमें आप ना इसमें थीम सोच लें। जिस थीम पर पहले काम नहीं हुआ है तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते। मतलब आप अचीवमेंट इतनी बड़ी नहीं है, कौन सी कैटेगरी में काम हुआ ही नहीं है कि ऊंचा हेयर स्टाइल किसी ने नहीं बनाया होगा, लाओ बना देते हैं। तो लेकिन ये कि आपने सबसे अजीब और घिनहे हेयर स्टाइल कौन से देखें। जैसे मुझे कभी नहीं पसंद आया और बड़ा ऑब्सेशन था तेरे नाम हेयर स्टाइल का। मुझे उस समय भी, जब मैं खुद बालक था और मेरे हीरो हीरोइन से प्रभावित होने के आसार रख भी नहीं सकते थे भाई साहब। हाँ, मैं नहीं रख सकता। नहीं, पर मैं तेरे नाम आपका नहीं हो सकता। मुझे किसी और पे देख के भी नहीं। मुझे वो हेयर स्टाइल इतने खराब लगे कि मैंने वो फिल्म ही नहीं देखी। और उस दौर की बहुत सारी फिल्में इसलिए नहीं देखी क्योंकि उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में उस तरह के हेयर स्टाइल आए, वो सीधे गिरे हुए से, अजीब से। वो जॉन अब्राहम भी रखते थे। बाप, जॉन अब्राहम भी रखता था। बाप रे, गिना ना गजबे। लेकिन मुझे लालू जी का हेयर स्टाइल अच्छा लगा, बहुत फ्री स्टाइल। मुझे मतलब अति प्रिय रहा बहुत हेयर स्टाइल। नेताओं के बाल सबके, वाजपेयी जी के बाल देखिए आप, एकदम सेट इंग्लिशमैन वाले बाल होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जेल नहीं लगाते थे वो, लेकिन ऑलमोस्ट जेल से सेट किए हुए। तेल लगाते थे, कोई क्यों वगैरह टाइप। लेकिन एकदम मतलब उनको कोट वोट पहना दिया, अंग्रेजी फ्लुएंट बोले तो एकदम इंग्लिश जेंटलमैन इन हिज मतलब लेट एज, उस तरह का उनका कैरिकेचर था। मुझे हेयर के स्टाइल से प्रॉब्लम है। हेयर स्टाइल जो है वो हर आदमी का अपना यूनिक होता है। ही नेचर बना के वीविंग करके देता है। मैं सैलून जाता हूँ अगर, तो उनको पूछता है कि क्या करें आप, बीच में मांग करते हैं किधर करते हैं। मैंने कहा यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, बाल जो जैसा दिख रहा हो ऐसा ही हो जाता है। तो तुम काटने का कोई स्टाइल नहीं है, एडिट करो बस, लंबाई कम कर दो। मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरा हेयर स्टाइल यही रहेगा। पर कुछ लोग जबरदस्ती का बाल को एक शेप देना चाहते हैं, उसको गरम गरम चीजों से मोड़ मार। हाँ, अभी आजकल बहुत हो गया है वो लट्टे बनाने वाला। स्ट्रेटनर शुरू हो गए हैं, है ना। आजकल हम महिलाओं को देख रहे हैं घरों में, वो चिमटा एक आता है इलेक्ट्रिक का। उससे बाल ऐसे बर्बाद 2 कौड़ी के वो बाल लगते हैं, घोड़ी की पूंछ की तरह एकदम प्रेस किए हुए लगते हैं, है ना, प्रेस किए हुए घोड़ी की पूंछ जैसे बाल। खान मार्केट स्टाइल। हाँ, और दिल्ली में खास तौर पे उसको चलाता ना, करोल बाग है वो। खान मार्केट नहीं, खान मार्केट में सब स्पाइक्स छोटे बाल वाली आती हैं। करोल बाग, पश्चिम विहार, पटेल नगर, दिलशाद गार्डन, ये मोती नगर, साउथ एक्स, जीके, लाजपत, इनका एक ही स्टाइल है। कहाँ प्रेस करवाया है यही पूछना चाहता हूँ। वो एक बार वो पुतिन भी गए रूस में बाल कटवाने। एक तो वैसी कम है उनके, तो गए तो वो जो उनका बार्बर था जो बाल काट रहा था, वो बार बार उनसे यूक्रेन में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना उनका जिक्र कर रहा था कि वहाँ जानना चाह रहा था, बहुत कुरेद रहा था। तो बोले शुरू में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, फिर ये आज आ गए पुतिन, कहने लगे यार तुझे बड़ा इंटरेस्ट है, तुझे पता नहीं यहाँ पे जो ज़्यादा नाक घुसाता है रूस में उसको क्या होता है, फिकवाऊँ भी तुझे 5वीं मंजिल से नीचे, बहुत इंटरेस्ट है तेरा। बोले नहीं जी मेरा साहब कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोले फिर क्यों इतना पूछताछ कर रहा है यूक्रेन के बारे में। बोले जब मैं यूक्रेन का नाम लेता हूँ ना आपके बाल खड़े हो जाते हैं, काटने में ईजी रहता है।
जनरल जिया से शुरू हुआ था ये जोक। हाँ लेकिन ये है मैंने बचपन में सबसे वैसे जो घिनाए बाल होते हैं वो होते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंडों पे पाए जाने वाले एक खास किस्म के लोग जिनका जीवन केवल और केवल नशे के इर्द गिर्द होता है। उनको आप पाएंगे कि वो कई कई महीनों बाल नहीं कटवाते हैं और बाल नहीं धोते हैं। तो चीचड़ी, जूं, पिस्सू सब तरह की चीज़ें वो अपने बालों में पाले रहते हैं और अपने निहायत काले मैल भरे नखूनों से वो खुरंट खोदते रहते हैं बालों के। तो उनके नखूनों में उनकी ही खोपड़ी का खून भी सूख के काला हो चुका होता है। ये जो क्या बिम बुकेर दिए मामा, मुझे खराब हो गया एकदम। नहीं ऐसे होता है, हमने देखा है लोगों को, मतलब तो वो बहुत ही अजीब होता है। दूसरा क्या है कि भिखारियों का दिल्ली में खास तौर पे और एक ड्रेस कोड है कि कपड़ा चाहे साफ पहने रहो, बाल खराब होने चाहिए। तो आप लड़कियों को पाएंगे कि वो इधर कहीं से राजस्थान वगैरह से आई हुई हैं, बंजारों की बिटियां हैं, घाघरा चोली पहने हुए है, साफ है वो कपड़ा, लेकिन उसके पैर और उसके बाल दोनों बराबर गंदे होंगे। जैसे वो एक गजब है, अगर वो बाल साफ रखे तो उसको शायद पैसा ही ना मिले। बाल खराब देख के खोपड़ी खुजाते हुए जब वो मांग लगता है कि इनको देना ही पड़ेगा, तो वो वाले बाल जो है वो सबसे खराब बाल है। और दूसरे बाल जो जैसे ताऊ ने कहा, मुझे अपने बाल इसलिए बहुत प्रिय हैं क्योंकि इनको कुछ करना नहीं पड़ता है। आप नहा करके, हम कंघी भी नहीं करते हैं, नहाए और नहा के 2 बार 4 बार ऐसे ऐसे खोपड़ी झलकी ताकि पानी गिर जाए सब। तौलिए से बाल रगड़ना हमको पसंद नहीं, क्योंकि तौलिए में 2 4 10 बाल टूट के आएंगे और उनमें से अगर 2 भी चेहरे पे चिपके अगले दिन मुंह पोंछते हुए तो भी हमको इरिटेटिंग लगेगा। हमको तौलिया रोज बदलने की बीमारी नहीं है, 3-4 दिन। आप वो ड्रायर यूज करते हैं, हेयर ड्रायर यूज ना कभी नहीं। मैं भी नहीं करता। बहुत लंबे बाल रहने पे हमने हेयर ड्रायर कभी कभी ज्यादा में यूज किया है कि जब तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाता है, नुकसान भी करता है वो बालों के लिए, अच्छा हाँ बहुत नुकसानदायक है। लेकिन उसको हम बहुत हीट वाले पे नहीं, मीडियम वाले पे चला करके, जब हमारे लंबे बाल रहे, अभी तो कट गए हैं जी, तो जाड़ों में ऐसा होता है कि कई बार जब आपको नजला जुकाम चेस्ट वाला हो रखा है, कफ वगैरह बना हुआ है, तो उस सूरत में फिर वो ड्रायर हल्का सा ब्लोवर चला करके दूर से हवा दे करके कि भाई सर सूख जाए, तो इतना ही है। और सबसे अच्छे बाल जो है वो वही हैं जो अपना आकार खुद ढाल लेते हैं। और सबसे साफ सर, सबसे सुंदर बाल बच्चों के होते हैं। तो आप बच्चों के बाल कम घने होंगे, कम बाल होंगे उनके, उतना घनत्व तो नहीं होगा, और उनमें कंघी फेर दी जाती है तेल वेल लगा करके, तो बीच बीच में सफ़ेद लकीरें दिख रही होती हैं, कंघी के दांते बालों के दरमियान झांक रहे होते हैं, और वो बहुत मासूम सॉफ्ट, बहुत ही बच्चे वाली स्किन जो है। तो मुझे बच्चों के कंघी किए हुए चेहरे उनके बालों की वजह से बहुत पसंद है। बाकी तो नकबहे होते हैं, है ना, तो माथा के ऊपर ठीक रहता है देखने में। मुझे कंघी करना बहुत पसंद है बच्चों को। ये देखिए। चलें तो फिर अब चीन की ओर बढ़ा जाए। इस हिस्से में हमें चीन पे इसलिए बात करनी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन जो है फिर से। बाल से वैसे आपको याद आया उद्धव ठाकरे के बारे में आपका क्या कहना है? अभी एक तस्वीर छपी थी बाय द वे, जिस दिन राजनाथ सिंह ने बयान दिया था संसद में इसी घटना पर। उस दिन प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह और अमित शाह तीनों की एक क्रम में एक तस्वीर छपी थी, और बड़ी वो उसमें बड़ी मतलब चेहरे पर अगल बगल चाबी बीच में भाभी चेहरे पे तेज था, और उसको कहा गया बड़ी अच्छी और स्ट्रांग उसमें है। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भारतीयों में जो बॉल्डनेस का एक पैटर्न है उसको भी उसमें रेखांकित किया था, ट्विटर पे मैं देख रहा था। उसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाल्डनेस हैं। हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुछ हैं जी, अमित शाह के उनसे कम है, राजनाथ सिंह के उनसे भी कम है। हाँ, तो वही दोनों में कंपटीशन है वैसे अमित शाह और राजनाथ में कि किसमें कम है। नहीं, राजनाथ जी के कम है। इस दौरान उन्होंने खासे गिरा लिए हैं। वैसे बालों को, खास करके पुरुषों के बालों को लेकर के एक बात कही जाती है कि पुरुषों के अगर बाल बहुत घने हैं एक अवस्था के बाद में, 30, 35, 40 के बाद भी अगर बाल बहुत घने हैं
तो उनको अपना टेस्टोस्टेरोन की चिंता करनी चाहिए। इसका अच्छा। मतलब है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से बाल गिरते हैं, ओह, तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बैलेंस्ड है तो आपके बाल कम होंगे ही होंगे। पुरुष हमको लगता है शायद इन्हीं सब वजहों से बहुत प्राचीन काल से पगड़ी बांधता आ रहा है। हर सभ्यता में पुरुषों में सर ढकने की एक परंपरा रही है। महिलाओं को टेस्टोस्टेरोन उस तरह से नहीं चाहिए होता है, इसलिए उनके बाल पर सर ढकना जो है वो सभी सभ्यताओं में है। महिलाओं बाल के धोने कोई हिसाब नहीं था, ना शैम्पू था, ना ये सारा हिसाब किताब था। महिलाओं के भी भारत में नहीं था, पर बाकी सभ्यताओं में पश्चिम में महिला पुरुष दोनों के बाल ढके होते थे। और हेड गियर तो हर आदमी हैट लगाता है, कोई पगड़ी बांधता है, कोई टोपी पहनता है। महिलाओं में बालों की वेणी या बालों के तमाम तरह के उनको आकार देना, डिजाइन्स में उनको ढालना, दोहरी चोटी, सिंगल चोटी ना, पंजाबी स्टाइल, गोल कट ना, वो पीछे पफ बनाना, ये सारी चीजें, इनके पीछे का कारक यही था कि कैसे बालों को ऐसा विन्यासित किया जाए कि वो सुंदर भी लगे और वो अननेसेसरी डस्ट और गंदगी अपने अंदर स्टोर ना करें। तो उसका पर्पस केवल ब्यूटी नहीं है, उसका पर्पस हाइजीन भी है। बालों को साफ रखने के लिए बालों को किसी एक तरह से व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है, बांधना, कसना। और अधिकतर हेयर स्टाइल्स में आप ये पाएंगे कि बालों की जो सर की जड़ है उसका एक्सपोजर और बालों का एक्सपोजर उसको हवा से लिमिट किया जाता है। बहुत खूबसूरत चीज़ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 64 योगिनी का मंदिर, जिसके सिद्धांत पे आपकी पार्लियामेंट जो वर्तमान है वो बनी हुई है, 64 योगिनी का मंदिर मैंने देखा भुवनेश्वर से थोड़ा हट के एक जगह है जहाँ पे 64 योगिनी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन। और उस मंदिर में 64 की 64 देवियाँ जो हैं उन सबके हेड गियर अलग है, उनका हेयर स्टाइल अलग है। तो 64 तरह का हेयर स्टाइल एक मंदिर में आप जाके देख सकते हैं। पर ये एक चीज़ बताएं, जैसे जो सफ़ेदी है, मतलब मेरी उम्र में आने के बाद जो एकदम नए 30 पार जाते हैं, नोएडा और फरीदाबाद, गाज़ियाबाद में अगर रहने वाले लोग हैं तो उनके सफ़ेद थोड़े बहुत होते ही हैं। हालांकि मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने तो पर्पसली किया और ठीक अभी लगता बहुत है। अच्छा हो गया। हाँ, कि थोड़े खिचड़ी सा हो तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ लोग चिंतित होते हैं और वो कलर उलर करने सॉल्ट लगते एंड हैं। पेपर लुक। हाँ, तो उसका मतलब उसको लेकर के क्या है, जैसे अब आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उस चिंता को कैसे एड्रेस किया जाए? नहीं, वो चिंता है नहीं, उनको समझ में नहीं आता, मूर्ख लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि कितने सुंदर अट्रैक्टिव लगते हैं। जिसमें अगर आपके कुछ बाल सफ़ेद हैं और कुछ काले हैं, मिश्रित बाल हैं, तो इसमें युवत्व और मैच्योरिटी दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस की सबसे बेहतर अवस्था है। अगर सारे वाइट हो जाएंगे, सर के सारे बाल वाइट हो गए, तो आप कॉन्फिडेंट तो हैं, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है फिर, लेकिन आप बुढ़ा गए हैं, तो आपको हो सकता है कि ऊर्जा कम होगी। और ये ऊर्जा कम नहीं माना जाता है कि ये दूसरे जमाने के हैं, हमारे जमाने के नहीं हैं। और अगर सारे काले हैं तो कहें लौंडे हैं अभी, तो आप लौंडे ना लगे, ग्रे इज द बेस्ट। चलिए ठीक है, चीन पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। मैंने बहुत पर्पसली ग्रे किए हैं, और मेरे जब सफ़ेद सारे हो जाएंगे तब मैं इनमें बीच बीच में इनको काला रंग लगा करके ग्रे मेंटेन रखूँगा। मेरा ये मानना है। एक नुस्खा भी बता देते हैं जल्दी से। घर में अगर आप 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम नारियल का तेल एक कढ़ाई में ले लें, उसमें आप 30-30 ग्राम या 50-50 ग्राम कलौंजी, मेथी का दाना, गुड़हल का फूल और आंवला शिकाकाई, ये डाल करके पका लीजिए इन चीज़ों के लगभग जलने तक, और फिर आप उसको ठंडा करके छान लीजिए। ये जो तेल है ये आपके सारे बालों को सफ़ेद नहीं होने देगा। आपके बालों की हेल्थ और आपके बालों का गिरना, उसका सबसे आजमाया हुआ सबसे कारगर तरीका ये है।
बाकी आप 1000 तरह की दवाइयाँ लगाइए, लेकिन ये नुस्खा अपना के देखिए, आपकी बालों की गिरने की तादाद जो हो एकदम से रिड्यूस हो जाएगी। और हफ्ते में केवल 1-2 दिन लगाना है, रोज लगाना नहीं है। ये शिकाकाई मिलता कहाँ है? मैंने सुना है कि लोग लेके आते किसी भी परचून पंसारी की दुकान पे हैं। आपको अच्छा, मिल जाता है। आंवला सिकाकाई मिल जाएगा। वो देते हैं, रेडीमेड टाइप का चीज़ देते हैं। ना ना, वो तो सिकाकाई का आपको सतरीठा वाले और इस तरह हाँ, के सब वो जो सब आजकल है। बता के सिकाकाई हाँ। शैम्पू, वो ठीक नहीं है। ठीक। एलोवेरा का मजा लेना तो एलोवेरा का पौधा घर में बो लीजिए एक गमले में। बाल कटवा लें। बाल चिंता करने क्या होता है? हाँ, क्या सब कढ़ाई में कहते हैं चौंको कि भूंजो। चिंता करने से बाल झड़ते हैं, तो फिर बालों की चिंता क्यों कर रहे हैं? सही बात है। तो बहुत थोड़ी सी बातचीत चीन पर कर लेते हैं, फिर चिट्ठियाँ लेनी है। चीन, अरुणाचल प्रदेश में फिर से जो है चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच टकराव हो गया। एक वो ऐसे छोटी सी एक कहानी है कि एक चीनी आदमी पहली बार भारत आया किसी यहाँ मीटिंग के सिलसिले में, तो कस्टम्स में एयरपोर्ट पर उससे सवाल जवाब करने लगे। तो उन्होंने पूछा कि साहब आपका कस्टम एजेंट ने कि क्या नाम है आपका? तो उसने बोला जो भी कि हुआ सून मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? जी मैं शंघाई से आया हूँ। तो बोले ऑक्यूपेशन? बोले नहीं आई एम जस्ट हेयर फॉर अ विजिट। तो ये क्या है, मतलब चीन को ऐसे घुसने का क्या है? मतलब मैं सिर्फ सीमा विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ऐसे ऐसे देशों को एक खोज टोटका खोज है कर चीन तर्क का। देने हैं, चीन- कर्ज देने हैं, अफ्रीका में जाना है। चीन का एक टोटका है। जी। चीन का टोटका ये है कि उन्होंने देखा कि जब जब भारत से वो पंगे लेते हैं और जब जब भारत की सीमा में घुसने की घुसपैठ की कोशिश करते हैं, सीमा पे हरकतें करते हैं, तब तब उनका व्यापार भारत में बढ़ता जाता है। ये पिछले 10 से 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, टेंशन विद चाइना के रेशियो में इंक्रीज होता गया है। कोविड के ठीक पहले भी सीमा पे तनाव था मोदी जी के रेजिम में ही, और उस तनाव के बाद इस तनाव तक हम चीन से इंपोर्ट खासा बढ़ा चुके हैं। तो दबा के वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। इसलिए बाहर लोगों को लड़ाई कैसे भी दिखती हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि असली लड़ाई सीमा पे नहीं, बाजार में चीन आपसे लड़ रहा है। पर हम नहीं मंगाएंगे तो हमारा भी नुकसान है उसमें। हाँ, हमारे यहाँ वही से- मैं कह रहा हाँ, हूँ कि हाँ, कि हमारा नुकसान इसलिए क्योंकि हम उसके लिए एक तो तैयार नहीं हैं, तैयार नहीं है, बिल्कुल। हाँ, है ना। उसको कंपटीशन देने के लिए एक तो हम तैयार नहीं, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जिस दाम पे जितना सामान वो उपलब्ध करा रहा है, उस दाम पे उतना सामान और कोई उपलब्ध भी नहीं करा रहा है। तो हमारी मजबूरी भी वही है कि सोहन लाल से लड़ाई तो बहुत हुई है, लेकिन चक्की उन्होंने के पास से गाँव में है, तो पिसान तो पिसवाना पड़ेगा। ऐसा सब जगह है। रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, यूरोप उसके खिलाफ है, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उसका अरे क्या करें? इजिप्ट और रोमन अम्पायर के बीच में यही था। वो केवल बार्ले के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा था, और उसमें भी अकाल पड़ गया था। तो क्लियोपेट्रा ने चावल भेज भेज के जिंदा रखा रोम को, जूलियस सीजर से। हमारे सामने समस्या यही है कि हमारा एक जो पड़ोसी है चीन, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, और हम उस पर व्यापार के लिए, अपने व्यापार के लिए, जैसे वहाँ से कच्चा माल ला करके हम कुछ बनाते हैं और बाकी दुनिया को बेचते हैं, उसके लिए हम उस पर निर्भर हैं। अभी हम आत्मनिर्भर हुए नहीं हैं। तो ऐसे ही वांगमय तवांगमय होता रहेगा। कुछ कुछ चीन की प्रवृत्ति भी ऐसी है। चीन एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, ये हम सब जानते हैं। चीन ने तिब्बत को अपना बना लिया, मंगोलिया के एक बड़े हिस्से को अपना बना लिया, तुर्किस्तान के एक हिस्से को अपना बना लिया, जिसको मंचूरिया बोलते हैं उसको बना लिया। हांगकांग अभी चीन का हिस्सा है। ताइवान को हिस्सा बनाना चाहते हैं। उनका बहुत शुरू से मानना है कि अरुणाचल प्रदेश, हाँ, भूटान जो साउथ है तिब्बत है वो वो। उनका है, भूटान उनका है, लद्दाख उनका है, क्योंकि कभी वो तिब्बत का हिस्सा हुआ करते थे। अब है कि तिब्बत जो है वो इंडोस्फीयर का हिस्सा था, जिसको उन्होंने ले लिया। उनके हौसले इसलिए भी बढ़े हैं कि सामरिक शक्ति बढ़ गई है, और सामरिक शक्ति जब बढ़ जाती है किसी भी देश की, तो वो आपको आंख दिखाने को
की ताकत तो रखता ही है। एक बार वो हमसे लड़कर और हमको नुकसान पहुंचा चुके हैं, हमारे बहुत सारे ज़मीन पे कब्जा जमाया हुआ है, पर उस टाइम के भारत और अब के टाइम के भारत में फ़र्क बहुत है। दूसरा बात है कि भारत एक इन्वेड नहीं कर सकते भारत को आप, ये भी एक समस्या है। जैसे भूटान है ना, चाइना उसको इन्वेड कर सकता है, भारत के चलते नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत उसको प्रोटेक्ट करता है। भारत को आप इन्वेड नहीं कर सकते, तो क्या रास्ता है? वही जिसको सलामी स्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है, कि थोड़ा थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर टाइप का, वही उसी तरह का प्रयास करते हैं वो। अभी उन्होंने नीचे, जहाँ तवांग में ये सब हो रहा है, वहाँ नीचे उन्होंने पहले अपने थोड़ा सा ऑफिस टाइप का बनाया सैनिकों के लिए, फिर वहाँ पे एक गांव टाइप का बसा दिया। अब ऊंचाई पे हम हैं, हम उसको देख सकते हैं रोज, तो उनको ये होता कि ये वाला पीक अगर हमारे पास होता तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे। इस तरह की लड़ाई आपको पता ही है कि पीक डेली कर रहे हैं। हाँ, लद्दाख में भी चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने हमारी कुछ ज़मीन बीच में ले ली, तो हमने भी एक ज़मीन जिस पे की जो हमारी ही है पर उनका कब्जा था, वो जब हटे तो हमने ले ली। इस तरह की चल रही है दोनों देशों में। आप ये देखिए ना कि जो छवि बदली है, जैसे हमको अपना बचपन का जो चीन याद है, अगर मैं कहूँ कि मैं 3 चीज़ों से चीन को याद करूँ, जब हम बचपन में पहली बार चीन के बारे में जाने कि चीन एक देश है, हमारे पड़ोस में है, तो उसकी 3 मोटी पहचानें थी। एक थी व्हेनसांग और फायान, चीनी यात्री जो भारत आए और बुद्धिज्म के प्रसार में उनकी एक भूमिका है, ये हम लोग को पढ़ाया जाता था। दूसरी छवि हम लोग के पास थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की एक दीवार है, उसने अपनी सीमा पर दीवार बना रखी है, उस दीवार पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो दीवार बहुत ऊंचाई पे है और बहुत खूबसूरत है, दुनिया के अजूबों में एक है, ये है वो है, दुनिया की कहानी। और तीसरा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, जो सन 62 में नारा सुनाते सुनाते चीन काफ़ी अंदर तक आ गया और भारत के साथ बहुत कुछ हुआ। मतलब कृष्णा मेनन, कामराज, जवाहरलाल नेहरू, कई सारे लोग उसी लड़ाई के अवसाद में मरे हैं। हाँ। तो मतलब कुछ जल्दी मरे, कुछ देर से मरे, लेकिन सब उसी के अवसाद में, अपने राजनीतिक पद से और अपने व्यक्तिगत जीवन से भी उनके जाने के पीछे का कारण वो 62 का युद्ध बना। अभी भी बहुत लोग बाय द वे इस देश में होप करते हैं कि चीन कुछ कर दे तो मोदी थोड़ा कमजोर हो जाए। ऐसा भी रहता है। तो ये 3 छवियां थी, लेकिन अब जो छवि है वो इन 3 छवियों वाली नहीं है। जैसे व्हेनसांग फायान को अब कोई याद नहीं करता, अब लोग याद करते हैं चीनी इंपोर्ट को, मतलब राखी, फुलझड़ी, हाँ, सामान ये तभी शुरू हो गया था। मैं जब छोटा था तो चाइना से पेन आता था। हाँ, कलम। हमने तो स्याही वाले चाइनीज पेन, बहुत फाउंटेन पेन आते थे, पतली वाले, जिसमें बीच में पीछे ट्यूब होती थी, दबाने पे भरते और हम लोग ये कहते थे कि बहुत क्वालिटी का है ये। हाँ, वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज जो है उसके लिए नहीं जाना जाता वो। हाँ, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अभी क्या है कि व्हेनसांग फायान जो धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आए और यहाँ से चीज़ों को लेके गए चीन, उनकी जगह पे अब चीन से हमारी पहचान जो है वो इम्पोर्ट वाली है, कि वहाँ से बहुत सारा माल आता है। दूसरा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रिप्लेसमेंट हो गया है ऐसी तमाम बॉर्डर डिस्प्यूट वाली जगहों से। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कोई याद नहीं करता, लोग तमाम तरह के पास हैं, तमाम। आखिरी बार उसका रेफरेंस पता नहीं कब आया था। हाँ, चाइना को पूछना चाहिए कि भाई तेरी वॉल से आगे तू कहाँ जा रहा है? हाँ, है ना, वॉल तो तेरा बीच में पड़ रहा है अभी। हाँ, तो ये क्या तुम नाभिक न्यूक्लियस का वॉल है तुम्हारा? भाई तुमने तुम्हारा एक बॉर्डर था, उसके पास तुमने वॉल बनाई थी। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो है वो ये है कि एक पूरे के पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के साथ में एक इतनी बड़ी आबादी और शक्ति वाला देश है जिसके साथ लड़ाई हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। हम लड़ लेंगे, वो हमको नहीं जीत सकता है, लेकिन हम भी उसको जीत नहीं सकते, ये हमको भी पता है। तो चीन भारत नहीं जीत सकता है, लेकिन भारत भी चीन नहीं जीत सकता है, ये बात हम जानते हैं। एक चीन के साथ एक और चीज़ है, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में ना हमें ये लगता है कि हमें मालूम है बहुत कुछ उनके हालात के बारे में। चीन के बारे में बहुतों को नहीं मालूम है। और दूसरा, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं कि वहाँ लोग कैसे हैं, क्या भाषा में बात करते हैं,
पर चीन के और भारत के लोगों में कोई कनेक्ट नहीं उस तरह से, बनने भी नहीं दिया गया है, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज वगैरह भी उस तरह से कभी जबकि नारा रहा हिंदी नहीं। चीनी भाई भाई आया इसी देश में। आया इसी देश में, लेकिन तिब्बत पे जो आपकी पोजीशन थी हाँ, उसने भारत चीन संबंधों को काफी डैमेज किया। 3 देश जो कि चीन और भारत की सीमा के बीच आते हैं, भूटान, नेपाल और तिब्बत, तीनों को भारत की सरकार का अतिरिक्त प्रोटेक्शन रहा। तिब्बत से दलाई लामा के प्रधानमंत्रित्व को, वो प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ तिब्बत की गवर्नमेंट यहीं से चलती है, यहीं से धर्मशाला चलती उनकी है। कैपिटल है। भारत से, धर्मशाला से वो चलता है। तो राजधानी तिब्बत की वो शिफ्टेड है, निर्वासित प्रधानमंत्री हैं वो। नेपाल के साथ भी अभी जो हालत खराब है वो यही है कि भारत इतना कुछ दे रहा था नेपाल को कि चीन कभी भी वो रास्ता खोल नहीं पाता था। नहीं तो नेपाल चाइना के लिए इंडिया में एंट्री के लिए एक इजी गेटवे है, लेकिन कभी हमने होने नहीं दिया। अभी हाल के 10 वर्षों में क्या हुआ है कि खास करके जो पूरा का पूरा माओइस्ट रिवॉल्यूशन रहा नेपाल में, उससे थोड़ा सा बदला है। उसके बाद से ये नेपाल में माइंडसेट बनना शुरू हुआ हुकूमत का, और अब आवाम का भी बदल चुका है। सरकार के कुछ नीतियों से वहाँ पे अनपॉपुलरिटी बहुत बढ़ी है भारत की, और अब ये है कि चीन का दबा के पैसा नेपाल में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और तमाम सारी चीज़ों में वो वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो नेपाल के अवाम की जो वो है तबीयत है, अब वो इंडिया के बजाय चीन की तरफ शिफ्ट हो रही है। हुकूमतों के लिए और बिजनेस करने वालों के लिए ये एक चिंता का सबब वहाँ पे है, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया के साथ तो फिर भी हमेशा आप कुछ ना कुछ बातचीत कर सकते थे, लेकिन चाइना अगर काफ़ी प्रभावशाली नेपाल में हो गया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इंडिया को रिक्वेस्ट करके कंट्रोल किया सकता है, चाइना को रिक्वेस्ट करके कंट्रोल नहीं किया सकता है। अरुणाचल मोटा मोटी अभी भी हमारे पक्ष में है, वहाँ के लोग भी हमारे पक्ष में हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गत बहुत बुरी होगी और उनकी पूरी मोनार्की और उनका पूरा स्टेट भूटान का, उसको चीन निगल जाएगा। एक मोमो बराबर है चीन के लिए वहाँ की पूरी एग्जिस्टेंस। तो वो उनका अभी भी डिपेंडेंसी तमाम सारी ट्रेड की चीज़ों में, गुड्स में और तमाम सामरिक मामलों में जो उनकी डिपेंडेंसी है वो अभी भी भारत पर बनी हुई है। 3 ये बहुत क्रिटिकल देश हैं जिनका कि मैं चाह रहा था जिक्र कर दूं। और नेपाल से एक चीज़ और याद आई कि अभी हम लोग फ्लाइट की बात कर रहे थे, सबसे लद्दल खराब बुरी जो विमान सेवाएं हैं दुनिया में, उनमें अफगानिस्तान और नेपाल का भी नाम है। अच्छा। वो सब थके, रिजेक्ट किए हुए, एक्सपायर किए हुए विमानों में, मतलब आप अफगानिस्तान के प्लेन में मैंने देखा कि प्लेन के बाहर एक बंदा लटका हुआ था, बैलगाड़ी से सबने देखा हो तो बैलगाड़ी से गांव में जाने का जो आपका एक्सपीरियंस अगर हो कभी, वैसा ही एक्सपीरियंस नेपाल की और अफगानिस्तान की हवाई उड़ानों में लोगों को होता है। लगता है कि वो ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं। निडर लोग हैं। अरे वो चाइनीज़ लोगों से पूछा गया, एक सर्वे ऐसा हुआ कि भारतीयों के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो इन्होंने जो 2-3 बातें कही, उसमें एक पहली चीज़ ये थी कि वो अनहाइजीनिक होते हैं भारतीय, क्योंकि वो हाथ से खाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ कास्ट सिस्टम है तो उसकी जड़ें वहाँ पे बहुत गहरी हैं। तीसरा, महिलाओं के लिए सेफ़ नहीं है वो जगह। तो ये 3 चीज़ें निकल के आई, लेकिन मैं पहली बात से सहमत नहीं हूँ। मतलब हाथ से खाना अनहाइजीनिक होने की निशानी नहीं है, कुछ भी खाना अनहाइजीनिक होना हो सकता है। ये वही होता है ना बॉस, कि किस तरह की मीडिया का एक्सेस है वहाँ। हाँ, लेकिन इसमें एक स्तर पे सच्चाई इसलिए है क्योंकि एशिया पैसिफिक में हाइजीन बहुत ही स्ट्रांग रहा है और बहुत लंबे समय से रहा है। आप निहायत बारिश वाले ताइवान और वियतनाम जैसे देशों में भी घर के अंदर की सफाई का स्तर बहुत अलग पाएंगे। आप एशिया पैसिफिक के देशों में स्ट्रीट फूड की भी क्वालिटी जो है वो बहुत ही हाइजीनिक पाएंगे। हमारे यहाँ उस हाइजीन के एक्सपेक्टेशंस बहुत मुश्किल हैं। तो इंडियन सोसाइटी जो है ना, वो हाइजीन के मामले में इन देशों से पीछे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चीन से लेकर के जापान तक का पूरा जो विस्तार है,
इसका हाइजीन लेवल दुनिया के तमाम देशों से बहुत बहुत एडवांस है। तो हाइजीन सन राइजिंग कंट्रीज का ज़्यादा बेहतर है, ये मेरा। पर उन्होंने उसके लिए नहीं बोला ना, उन्होंने हाथ से खाने के लिए बोला। हाँ, ये उनका तर्क जो है बहुत चॉपस्टिक्स टाइप है। चॉपस्टिक से नूडल्स खा के भी क्या फायदा, तो वो नहीं, रोटी नहीं खाते तो इसलिए चॉपस्टिक से चल जाता है उनका। रोटी खाएंगे तो रोटी कुछ समझ में आ खाएंगे जाएगा। तो रो देंगे। अरे मेरा जो कैट है ना बोसा, वो इतना स्मार्ट है, वो मतलब आधा चैट जीपीटी वो है। मैंने उसको पूछा कि बताओ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर कौन है, तो बोलता है माओ। लेकिन वहाँ मैंने एक दो चीज़ें, मैं गया तो नहीं कभी चाइना, मैं पढ़ रहा था वहाँ के बारे में, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वहाँ पे, बच्चों में स्प्लिट पैंट्स का चलन है। स्प्लिट पैंट्स में दो तरफ से पाँव डला होता है और बीच में उसके पॉटी करने के लिए वो जगह बनी होती है। तो बच्चे को आप जितनी बार भी कराएं कपड़ा चेंज कराने की, मुझे लगता है कि ये तकनीक का सही इस्तेमाल है। आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको उसकी पॉट सीट पे बैठा दें, आपको कम कंपैरेटिवली उसका कपड़ा भी गीला कम होगा, तो वो हाँ, और उसके लिए इजी है। मतलब ये केवल उनमें नहीं होता है, बहुत सारे जहाज़ों में, वर्कशॉप्स में काम करने वालों के लिए भी, और उसमें चेन सिस्टम भी होता है कि आप एक तरफ से खोल देंगे तो पीछे पूरा एक फ्लैप गिर जाएगा और आपका उतना हिस्सा खुल जाएगा जितने हिस्से को आपको इस्तेमाल करना है फारिग होने के लिए, और फिर आप वापस उसको जिप करके अपना हाईडेक्स में लिए काम पे चलिए। तो एक डिज़ाइन है, लेकिन हमारे यहाँ धोती उससे ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन था, लोगों ने गिव अप कर दिया, वो लोगों की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक वो कास्ट सिस्टम की जैसे उसमें बात धोती थी, से बेहतर, लघुशंका के लिए धोती से बेहतर कोई वस्त्र ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कि आप कब जो है निस्तारित हो दिए। लघु एवं दीर्घ दोनों के लिए। दीर्घ के लिए लांग खोल करके कंधे पर रखनी पड़ती है। नहीं, उसको आधी खोल के हाँ, मतलब वही, हाँ ठीक कहा आपने। उसके और भी टेक्निक्स है, मतलब अब मैं क्या कभी विस्तार से, हाँ, कभी विस्तार से थिंग्स यू लर्न हियर करेंगे। बट एक चीज़ है, जो कास्ट सिस्टम की बात हो रही थी, वाकई हमारे यहाँ बहुत बुरा ख़राब कास्ट सिस्टम है। चाइना में एक बहुत ख़राब ट्रेडिशन हुआ करता था, मैंने बहुत पहले उस पर स्टोरी भी की थी, फुट बाइंडिंग ट्रेडिशन, जिसमें वो महिलाओं की एक ख़ास 4, 5, 6 साल की उम्र में महिलाओं के दोनों पाँवों को एक ख़ास तरीके से बांध देते थे और उनको एक ख़ास शेप में लाने के लिए, और उनके जो साइज़ जूते का होता था उससे 1 या 2 इंच और छोटे जूते उनको पहनाए जाते थे और उसमें चलाया जाता था। उसका मकसद बताया ये जाता था कि पाँव इससे थोड़े कमल जैसे बनते हैं, कमल की पंखुड़ी जैसे बनते हैं और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पर उसको मैंने और खूब रिसर्च किया और पुराने उनके साहित्य देखा और तमाम चीज़ें पढ़ी, तो अल्टीमेटली वो पूरी तरह से एक यौन सनक से जुड़ा हुआ था और वो ट्रेडिशन वहाँ बैन किए जाने के बाद भी जारी रहा, और पुलिस वहाँ पे छापे मारती थी और महिलाओं के पाँव जो है वो बरामद किए जाते थे कि वो उसी हाँ, और लोहे के जूते पहनाना, और हाँ, बहुत लेकिन बाद ये केवल में चीन में नहीं रहा है, आप इसको पूरा पैन एशिया पैसिफिक में इसका प्रेजेंस पाएंगे। अफ्रीका में भी होता है। हाँ, अच्छा, यूरोप में भी जापान में है, जापान में गर्दन और पैर दोनों के लिए, गर्दन को कैसे सुराहीदार लंबी गर्दन, बिना गर्दन वाली महिलाओं को बहुत खूबसूरत नहीं माना जाता है, तो उनको उस तरह से कि गर्दन उनकी लंबी हो। इतना ही नहीं, सर एक खास तरह से कर्व लिए हो, इसलिए कई बार महिलाओं को सोने के समय, जैसे शंकर जी का वो हाथ का ठीहा नहीं होता है, उस तरह की एक मियानी बनी रहती थी और उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया जाता था ताकि गद्दी रहे। और महिलाओं को ये कहा जाता था, खास करके कला क्षेत्र की महिलाओं को, कि आपको सीधे ही सोना है और ये लगा के सोना है, और उस हत्थे के चारों तरफ चावल के दाने डाल दिए जाते थे ताकि सुबह ये तस्दीक हो सके कि ये हत्था गिरा नहीं था। तो वो सोना जो है ना, वो बहुत कष्टप्रद सोना है। आप पूरे टाइम कॉन्शियस रहेंगी, आप कभी भी डीप स्लीप में जा ही नहीं सकते हैं। अरे गर्दनों में छल्ले लगा के गर्दन लंबे किए जाते हैं। और लोहे के जूते पहनाना तो बहुत ही, मतलब जापान में क्रूर रहा है, महिलाओं के पैर बहुत बड़े नहीं हो जाए। तो छोटे पैर और पैरों के घुटनों को लगभग, मतलब जांघों को, इनर थाइस को लगभग जोड़ के चलने वाली शैली है, जिसमें पैट 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 करते हुए आप चलेंगे। ये आपकी पेंगुइन्स जैसे चलती हैं उस तरह की आपकी चाल हो जाएगी। आप धीरे धीरे, लेकिन पेंगुइन्स के भी पैर खुले होते हैं, यहाँ तो पूरी तरह से पैर बंधे रहने हैं और इनर थाइस जुड़ी रहनी है। वो इसलिए भी है कि वो बहुत ही उसको ज़बरदस्ती फेमिनिन पॉस्चर बनाया गया है, वो कि ये बहुत पैर खोल के चलने वाली महिला नहीं है, बहुत ही, इनके सभ्य होने का प्रमाण ये है कि ये बहुत संकोच से चलती हैं।
तो ये पूरा सिस्टम जो है ना दुनिया में महिलाओं के को कंट्रोल looks, करने पे चाल चलन, बिल्कुल। खान पान, कवरिंग, इसी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। सभी लोग नरों में यूरोपियंस ने- उत्तम है ना, और कई लोग। यूरोपियंस ने पैर नहीं कंट्रोल किए, लेकिन यूरोपियंस से बुरे कपड़े किसी ने महिलाओं को कभी पहनाए नहीं। जितनी तरह से जहां जहां से जैसे जैसे बांधा जाता रहा, एक हमको जापान में महिलाओं के पारंपरिक परिधान कभी समझ नहीं आए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कम से कम 5-6 लेयर कपड़ों की, और उसके बाद में पीछे गद्दी बांधना, सिल्क बांधना, मतलब क्या करना चाहते हो। और वही यूरोप का था कि मतलब आप अपने बॉडी पे कपड़ा स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी के चारों तरफ एक लकड़ी का, लेदर के साथ में और तमाम और चीज़ों के साथ में, सलाखों सरियों के साथ में एक पूरा मतलब टिन का एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वीविंग करके एक पूरा का पूरा ड्रेप है, और उसको आप पहन के आपको चलना है। तो आपके भी एक इनर ब्लाउज होगा, उसके ऊपर एक शर्ट होगी, शर्ट के ऊपर एक गाउन होगा, गाउन के ऊपर जो प्राइम लहंगा और गाउन है वो होगा। वो होने के बाद में जब आप लहंगा पहन लेंगे तो एक कवच आएगा जिसमें एक लगभग घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली जो जीन होती है उस तरह का एक फ्रेम बना हुआ होगा जो आपके ब्रेस्ट की बल्जिंग को इंश्योर करेगा, और उसको बहुत स्ट्रांगली फीते से पीछे आपकी पीठ के बहुत कस के बांधा जाएगा ताकि आप न ज़्यादा खा पाएं और ना आपका पेट दिखे। सांस नहीं ले पाती थी, सांस नहीं ले पाती थी, यूरोपियन प्रेगनेंसी पता नहीं चलती एलीट थी। महिलाएं सांस नहीं ले पाती। यूरोप की एलीट महिलाओं की प्रेगनेंसी पता नहीं चलेगी। ये इस तरह का परिधान होता था कि पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि नीचे जहाँ पे एक्चुअल पेट है वहाँ पे बल्ब के पास में वो पूरा ड्रेप ऐसे करके आ रहा है, और ऊपर पेट को बहुत बुरी तरह से कस दिया गया है, बच्चा पुश कर दिया गया है नीचे की तरफ, और ब्रेस्ट जो है वो बल्जिंग होंगी। तो इस तरह के 5 लेयर 6 लेयर वाले कपड़े बहुत ही बढ़िया। ये विषय कभी विस्तार से बात करने के लिए कि औरतों के परिधान की हिस्ट्री, उस पर आराम से कभी बात करेंगे, और भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के कपड़ों पर भी। चिट्ठियों की ओर मैं बढ़ता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक पहली आज छोटी, वैसे हम बता दें कि जब हम लोग इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर, शुक्रवार का दिन है, कल आप लोग इसको सुनेंगे। इंडिया टुडे ग्रुप जो समूह है वो अपने 47वीं वर्षगांठ आज मना रहा है जी। शाम को उसी के कार्यक्रम हैं अभी यहाँ पे। तो ये 47वां साल है सफ़र का इस ग्रुप का, जो एक मैगज़ीन से शुरू हुआ और आज मास मीडियम के लगभग सब तरीकों को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक संचार की व्यवस्था कर रहा है। बिल्कुल। बांग्लादेश का जन्म भी आज के दिन हुआ था। वाह। इंडिया टुडे बांग्लादेश से 4 साल छोटा है। हाँ, मुक्ति सेना। तो पहली एक छोटी सी प्रतिक्रिया आई है पंकज जी की अहमदाबाद से। मेरा 3 ताल का वर्ड ऑफ द ईयर है प्रतिवेदन। हर बार रिपोर्ट की जगह फेंक कर मारता हूँ। अगली चिट्ठी हिरेन भोजानी की राजकोट से। नमस्ते ताऊ बाबा और सरदार। गुजरात पर इलेक्शन के दौरान बात हुई तो लगा कि अभी चिट्ठी लिखूं, फिर सोचा कि इलेक्शन के रिजल्ट आने देते हैं फिर बात करेंगे। वैसे उम्मीद तो थी कि आएगा तो सैलाब ही, और आया भी। बात गुजराती लोगों की करें तो अमित भाई ने सही बोला कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन की नहीं समाज की बड़ी भूमिका है। जय श्री कृष्णा बोलने वाले लोग छोटी मोटी ठगाई कर सकते हैं, बड़ा काम उनके बस का नहीं है। ठगाई से याद आया, आप हर्षद भाई को मिस कर गए। एक कहावत है, इस हाथ दे उस हाथ ले, लेकिन जो इस दोनों के हाथ के बीच में कमीशन ले वो गुजराती। और इस चीज़ को गुजरात के कल्चर में व्यवहारिक भी बोला जाता है। अपना मुनाफा जोड़ने को हमारे यहाँ व्यवहार ही कहा जाता है। व्यवहार यानी क्रिया, उसी क्रिया को आगे ले जाकर हमने व्यापार बना दिया है। जिस प्रदेश में भावना से अधिक महत्व भाव पर दिया जाता है वही गुजरात है। बात हुई शराबबंदी पर, तो मेरा मानना है कि अगर गुजरात से शराबबंदी हटा दी जाए तो गोवा और मालदीव वगैरह का टूरिज़्म आधा ठप हो जाएगा। उतना स्कोप है यहाँ पर टूरिज़्म का। हाँ, बेचारे गुजराती लोगों को नॉनवेज बनाना सीखना पड़ेगा, लेकिन पैसों के लिए वो भी कर लेंगे, क्योंकि धंधा है तो धंधा है। खाने पर बात हो रही थी तो ये भी सही है कि यहाँ के लोगों के खून में बेसन और काठियावाड़ी लोगों में बेसन, छाछ और मावा तीनों बहता है। लेकिन मैं एक चीज़ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई बोलेगा कि फाफड़ा गुजरात में खाना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, गुजरात में नहीं खाना चाहिए। सिर्फ काठियावाड़ में ही अच्छा मिलता है, बाकी सब तो जो मिलता है वो खपरेल है।
जिस पर चलने का हुनर आपको बता दिया गया, लेकिन खाने की क्या हाय बात है। तौबा कभी मत खाइए। वैसे बेसन की जितनी वैरायटीज़ गुजरात में हैं, उसकी बेसिक चीज़ है सॉफ्टनेस। जितना सॉफ्ट उतना अच्छा, चाहे वो फाफड़ा हो, खांडवी हो, या खमण हो, या ढोकला हो। अगर सॉफ्ट नहीं है तो खपरेल ही है। वैसे मैं ठहरा काठियावाड़ी बंदा, इसलिए बता दूं कि काठियावाड़ खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन से काफ़ी हद तक अलग है। मोटे तौर पर कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, मध्य और साउथ गुजरात को आप अलग अलग रहन सहन में पाएंगे। देश का इतिहास बनने से बीच सभी दौर से लेकर आज अभी तक कहीं ना कहीं किसी न किसी गुजराती का योगदान या फिर उनका कनेक्शन गुजरात से रहा ही है। थोड़ा गुजरात पुराण ज़्यादा हो गया, लेकिन आखिरी बात ये कि जो हम गुजरातियों की एक चीज़ अच्छी लगती है वो है समाज का समावेशी होना, और प्रादेशिक तौर पर भी कभी भेदभाव नहीं किया जाता, सबका स्वागत किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सबको अपने धंधे में इंटरेस्ट है और प्रदेशवाद के चोंचले में नहीं है। इस बात पर पंकज, प्रणव, शीतल, अजीत जी और ताऊ आप भी शायद सहमत होंगे। वैसे आप को एक शब्द और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हाई रिस्क लेने वाला गुजराती समाज कभी कट्टर गारंटी के चक्कर में नहीं पड़ता भाई। ये प्रवासी लोग अच्छे से गांठ बांध लें। अंत में सब चंगा सी, बधा मजामा छे, जय हो। ये बात तो सच है। वैसे जब गुजराती अस्मिता की बात होती है ना, उसमें कोई अदराइजेशन नहीं होता। ये नहीं होता कि बाहर वाले और अंदर वाले, वो कभी नहीं होता। जो कि आपने बंगाल में देखा है, जो कि आपने महाराष्ट्र में देखा है, जो तमिलनाडु में अक्सर देखते हैं। तो यहाँ पे कभी भी गुजराती अस्मिता की जब बात गुजरात के लोग करते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि बाहर के लोग वेलकम नहीं है। उनको पता है कि व्यापार के लिए बाहर के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, पर उसके आगे भी मैं मानता हूँ कि गुजरात का समाज बहुत समावेशी है। वो जो सांप्रदायिक एक डिवीज़न है ना, उसके पहले और उसके बाद भी ये बात उतनी ही सच है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। और जो उन्होंने सॉफ्टनेस की बात कही कि खाने में सॉफ्टनेस पसंद है, बेसन के उसमें खास तौर से। हाँ, उसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि सॉफ्टनेस का मतलब करारेपन से फारिग होना नहीं है। मतलब आपकी सेव करारी होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, बढ़िया फ्राई हुई हो, कुरकुराहट हो उसमें, लेकिन दांत के नीचे आए तो सॉफ्टली। तो उस वक्त वो कितने मुलायम है, तोड़ने में, जीमते समय, मुंह में चलाते हुए वो कैसे धसक रही थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फाफड़े का तो वही मैनेजमेंट है। फाफड़े में अड़ा होने के बावजूद फेफड़े। वो कड़ा नहीं हो सकता। अगली चिट्ठी अपर्णा तिवारी की है। वर्तमान में दिल्ली वासी, निवासी तहसील बैसवाड़ा, लालगंज, जिला लाइब्रेरी, पिन कोड 229206। ताऊ बाबा और सरदार को जय हो। 100वें एपिसोड में आग लगते लगते बचने से सबक लेते हुए अब 3 ताल को सुनने का तरीका बदल दिया है। सुबह जागने के बाद फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर 3 ताल लगा दिया जाता है। स्पीकर कनेक्ट करके घर के बीचों बीच इस तरह रख दिया जाता है कि आगे की बालकनी में पौधों को पानी डालने से लेकर पीछे की बालकनी में कपड़े फैलाने जाने तक बीच में कहीं भी आवाज़ में खलल ना पड़े। और ये सिलसिला ऑफिस के लिए निकलते समय स्पीकर से हटता है और एयरपॉड्स के साथ जारी रहता है। हम्माद नियाजी से माफ़ी के साथ अगर मैं कहूँ कि सुबह सवेरे 3 ताल सुनना ऐसा है जैसे बाप का पहला बोसा, कुर्बत जैसे माओं की, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या बात है। इन्होंने असल शेर भी नीचे लिख के दिया है। चूंकि मैं पुराने और नए एपिसोड एक साथ सुन रही हूँ, तो हर एपिसोड के साथ लगता है कि इस पर चिट्ठी लिखी जानी चाहिए और इस पर भेज देती हूँ, पर वो हमेशा रह जाता है। पिछले एपिसोड में गुजरात के बारे में इतनी शानदार बातें हुई तो लगा कि इस पर तो भेज ही देनी चाहिए। 2 चीज़ें जो गुजरात के बारे में मैं जोड़ना चाहूँगी, जो मेरा जिया हुआ यथार्थ है, वो है कि गुजरात की मेहमान नवाजी और उनका आइसक्रीम के प्रति प्रेम। इस साल मैंने गोवा जाते हुए जानबूझकर 12 घंटे का ले ओवर लिया अहमदाबाद में। ये मेरा गुजरात का पहला अनुभव था। मैं लोगों से कहाँ कैसे जाए की चर्चा करके कैब बुक कर ही रही थी तो किसी ने रोका, इतना पैसा काहे खर्च करेंगी, 10 मिनट में एसी बस आएगी, पुराना शहर उतार देगी, चले जाइएगा। मैं गई, जामा मस्जिद, अहमद शाह दरगाह, रानी सिपरी मस्जिद, सर जैयद डाली, पुराना शहर सब घूमा। एक अंकल मिले, आदतन मैंने उनसे पूछ लिया कि और कहाँ जाना चाहिए, बस फिर क्या था। उन्होंने कहा कि दिक्कत ना हो तो बैठिए आप मेरे स्कूटर पे, और उन्होंने मुझे नाथ परंपरा के कुछ मठ, कुछ मंदिर घुमाए, उनका इतिहास बताया और लगभग घंटे भर घुमाने के बाद कहा कि मेरी बीवी बीमार है, उनके लिए टिफ़िन लेके जाना है, वरना मैं आपको और घुमाता। इस बार के लिए माफ़ कीजिए, पर अगली बार आइए तो बताइए।
दोपहर का समय मैंने गांधी आश्रम के लिए रखा था। वहाँ मैं किसी को खोजते हुए भी पहुँची थी। मैं पूरा आश्रम देखने के बाद धूप गर्मी से बेहाल हृदय कुंज के बाहर बैठ गई, जहाँ एक महिला चरखे के साथ बैठी किताब पढ़ रही थी। न जाने क्यों मैंने पूछ लिया कि आपको गर्मी नहीं लगती यहाँ? तो उन्होंने कहा गांधी जी यहाँ 12 साल रहे बिना पंखे के। और ये कहते हुए उन्होंने टेबल फैन चलाकर मेरी तरफ कर दिया। मैं झेप गई कि ये सवाल क्यों पूछा। उन्होंने मुझे चरखा चलाना सिखाया, तस्वीरें ली। मैं जिसको खोजते हुए पहुंची थी उनके बारे में पूछा तो उनसे जुड़े किसी और व्यक्ति का नाम और नंबर दिया। बात हुई। वो तो नहीं थे, पर जिनसे बात हुई उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि क्या आपने खाना खाया? पहले आप आइए, खाना खाइए, फिर आपको सफाई विद्यालय दिखाते हैं। सफाई विद्यालय गांधी आश्रम की एक ऐसी जगह है जो अपने आप में अनोखी है। सैनिटेशन पर इतना बेहतरीन काम, ढेरों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टॉयलेट कैफ़े, टॉयलेट गार्डन, ऐसे कई यूनिक कॉन्सेप्ट जहाँ की चेयर्स और टेबल्स अलग अलग टॉयलेट सीट की तर्ज पर बनाई गई हैं, जो कि किसी आम कैफ़े की सीटिंग की तरह इस्तेमाल होती हैं, ताकि सैनिटेशन से जुड़े मिथकों और दुर्भावना को दूर किया जा सके और जागरूकता फैलाई जा सके। वहाँ के एक्चुअल टॉयलेट्स यूज़ करने पर आपको पैसा नहीं देना होता, बल्कि उल्टा आपको पैसा दिया जाता है। मैं आने लगी तो गांधी आश्रम के ही एक रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ सफाई कर्मचारियों के बच्चे रहते हैं, वहाँ की बा ने मुझे न जाने कितना कुछ खाने का पैक करके दिया कि तू रात देर से पहुँचेगी, कुछ तो रख ले। इतनी बातें और इतनी आत्मीयता से मैं एकदम भाव विभोर थी। जिनसे मैं मिलने गई थी वो तो नहीं मिले, पर मैं 10 नए रिश्ते बनाकर आई। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एकदम उकता कर घूमने निकली थी और उन 12 घंटों में जो मैंने देखा, सुना, महसूस किया, मुझे लगा कि अगर मैं यहीं से लौट जाऊं तो भी मेरी यात्रा सफल है। मेरे घूमने का सिद्धांत ये है कि मैं किसी जगह जाते हुए उसके आसपास का सब देख कर लौटती हूँ। मुझे लगता है कि अगर उस जगह से तार जुड़े तो शहर दोबारा वापस बुला ही लेगा, और अहमदाबाद को लेकर वही हुआ। बहुत जल्द एक ऑफिशियल ट्रिप पर फिर से जाना हुआ और मेहमान नवाजी इस बार भी वैसी ही हुई। एक चीज़ नई हुई, रात को डिनर में डिज़र्ट के बाद 5-6 तरह की आइसक्रीम आई। मैंने खाने से मना किया तो मुझे सबने हिकारत भरी नज़रों से देखा, जैसे कोई गुनाह हो। अहमदाबाद आकर आप आइसक्रीम नहीं खाएंगी मतलब आपका आना ही बेकार हो गया, ऐसा कह दिया गया। अगले दिन एक मीटिंग थी। सरकारी दफ्तरों में मीटिंग के दौरान स्नैक्स सर्व करने का रिवाज है। हम उम्मीद कर रहे थे कि बढ़िया खांडवी ढोकला खिलाया जाएगा, पर आया क्या? कसाटा आइसक्रीम। और तो और प्रायोरिटी उनकी एकदम सेट थी। कहा डिस्कशन तो होता रहेगा, कसाटा खाइए पहले वरना गल जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि अहमदाबाद भारत का सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करने वाला शहर है और गुजरात सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करने वाला राज्य। भारत के सबसे बड़े आइसक्रीम ब्रांड्स गुजरात से हैं। हमने इतनी स्वादिष्ट कसाटा शायद पहली बार खाई थी। हमें कहा गया अगली बार जब दिल्ली में आपको गुजरात का मतलब सिर्फ कड़ी, खाकरा, फाफड़ा, भाखरवाड़ी लगे तो उसमें आइसक्रीम भी जोड़ लीजिए। इसीलिए मुझे लगा कि 3 ताल के खट्टे मीठे गुजरात में आइसक्रीम भी जोड़ दी जानी चाहिए। मेरी एक छोटी सी बात और गुजरात और 3 ताल की। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है, तो उसके इनविटेशन कार्ड भेजे जाते हैं मंत्रालयों, राज्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि जगहों को। किसी डिस्कशन में बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, पीएमओ में उनको कार्ड चला गया क्या? मैं, किनको? अरे वो जो पीएम का कम्युनिकेशन वगैरह देखते हैं, क्या नाम है उनका, ओएसडी हैं। मैं, हिरेन भोजानी को? हाँ हाँ चला गया। वो भोजानी कौन? हिरेन जोशी हैं वो। बोले हाँ 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 वही। और मन ही मन मैंने सोचा कि बेटा टू मच ऑफ 3 ताल कैन बी इंजूरियस। चिट्ठी काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी फिर कभी पुराने एपिसोड्स पर भी कभी चिट्ठी भेजने की कोशिश की जाएगी। 3 ताल पर कभी अकेले रहने के सुख और दुख पर बात की जाए। ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं या रहना पसंद करते हैं या मजबूरी भी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे समाज में अकेले रहने वालों को लेकर स्वीकार्यता नहीं है। तुम्हारा क्या, तुम तो अकेले रहते हो, में सब निपटा दिया जाता है। इस पर कभी बात हो तो और परतें खुलें और अनुभव निकल कर आएँ। 3 ताल की रंगत बनी रहे। जय हो। अपर्णा तिवारी, वर्तमान में दिल्ली वासी, निवासी लालगंज, बैसवारा लाइब्रेरी। जय हो जय हो जय हो। आखिरी चिट्ठी आज की। चिट्ठियाँ बहुत सारी आई हुई हैं पर इस बार भी सारी नहीं ले पाएंगे, जो बच रही हैं वो अगली बार के लिए। मोहम्मद सूफियान, अवध के किनारे से। सबसे पहले सभी 3 तालियों को मेरा सलाम और बाबा ताऊ सरदार को मेरा यानी सूफियान का आदाब। उम्मीद है आप सब मेरी तरह मस्त होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सूफियान आबिद अली है। फ़िलहाल रियाद, सऊदी अरब से संडीला का लड्डू, मलिहाबाद का आम और लखनऊ की रेवड़ी छोड़ करके कुछ रियालों के लिए जी रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि मुझे मालूम नहीं कि चिट्ठी में क्या लिखना है, क्योंकि पहली बार लिख रहा हूँ। संडीले का लड्डू लिख दिया, अब क्या बचा लिखने को।
3 ताल अभी ही सुनना शुरू किया है, सोचा पहली चिट्ठी टॉपिक पर नहीं उससे अलग लिखें। बचपन में जब अम्मी मारती थी तो घर से बाहर बैठकर सोचते थे कि रात में घर चले जाएंगे और बहुत अमीर बनकर आएंगे। बहुत अमीर इसलिए क्योंकि जब लाख करोड़ का मतलब उस समय मेरे लिए 10 रुपये ही होता था। लेकिन आज जब लाखों करोड़ हैं पर घर दूर है और वहाँ होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है। एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि ज़्यादा लिखने को है नहीं कि अलमारी को खोला तो ख़त कुछ पुराने निकले, न जाने ये मेरे चेहरे पर ये कैसे दाने निकले, और मुमकिन है कि गाँव भी पहचान न सकें, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकले। बस आज इतनी ही बात करूँगा, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप तीनों को सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, आपसे बातें होती हैं। इसी मीटर पे और इसी तरीके पे एक गज़ल जो हमको बहुत प्रिय रही है, उसके भी चंद शेर हैं कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, हाँ। जितने गम थे वो तेरे गम के बहाने निकले। बिल्कुल है ना। तो ये भी उसी गांव और उसके ऊपर है। और आपकी चिट्ठी में और आपके शेर में, आपके चयन में एकदम दिखता है कि आप कैसे मिस कर रहे हैं अपनी जगह को। इन्होंने आखिर की जो आखिरी लाइन कही है ना बाबा, वो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी। उन्होंने कहा कि इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप तीनों को सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, आपसे बातें होती हैं। और भैया सुफियान, जय हो जय हो जय हो। ज्यादा मत सोचो घर छोड़ने के बारे में। हाँ, ठीक है, हिजरत हम सबका, अब कहान हम सबकी सच्चाई है, और रियाल जो है ना वो रियलिटी है भाई। बाकी सब ना फेक। रियाल से जो टी खरीद के आप पी रहे हैं। और कम उम्र में कमाने निकले हो, अच्छी बात है, और ठीक ठाक कमाओ, खुश रहो, स्वस्थ रहो। घर तो है ही, और जहाँ रहते हैं अपन वही घर है यार। और संजीला में लड्डू अच्छे मिलते नहीं हैं। टेंशन मत लियो, इधर सब लड्डू वैसे पड़े हुए हैं, मलिहाबाद के आम भी वैसे पड़े हुए हैं, जब आओगे तो खा लेना। मलिहाबाद के यहाँ आम की खुशबू को यूरिया खा गया है, और अमरूद जो है इलाहाबाद में अब चमक नहीं रहे हैं क्योंकि वो प्रयागराजी हो गए हैं, और संजीले के लड्डू जो है बेमज़े हो चुके हैं। घर को यादों में रखो, घर को मिस मत करो। हाँ, सुफियान भाई आगे भी चिट्ठियां लिखते रहिए, और चिट्ठियां और बाकी लिसनर्स को भी लिखनी है फुटबॉल पर, चैट जीपीटी के साथ प्रयोगों पर, हवाई अड्डों और हवाई यात्राओं के अनुभवों पर, और चीन पर, और महिलाओं के परिधानों पर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। लिखना है आपको radio@aajtak.com पर ईमेल करना है, radio@aajtak.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो। जय हो। जय हो।